दुनिया की पहली जीनोम एडिटेड यानी कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित चावल की फसल को यानी धान की फसल को तैयार किया है भारत ने। और एक बहुत ही जबरदस्त तरीके की अचीवमेंट है विज्ञान और तकनीकी की दुनिया में। आज इसी टॉपिक पर इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जहां पर धान की कौन सी प्रजातियां हैं जिनको जीन एडिटिंग की मदद से तैयार किया गया है, उसके बारे में समझेंगे। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में समझेंगे। और ये किस तरीके से भारत में फूड रिसोर्सेज यानी कि जो कह सकते हैं कि खाद्य फसलों में किस तरीके से बदलाव ला सकता है ये तकनीक, ये टेक्नोलॉजी, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसको हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो कौन सी प्रजाति है जिसको विकसित किया गया है। दो प्रजातियां हैं चावल की या धान की, जिसको भारत ने जीन एडिटिंग की मदद से तैयार किया है, जिसमें पहली प्रजाति है DRR धान 100, कमला नाम इसको दिया गया है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसको विकसित किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय धान अनुसंधान संस्थान के IIRR हैदराबाद के कैंपस ने, यानी भारतीय धान अनुसंधान संस्थान IIRR हैदराबाद ने। जनक किस्म यानी कि जिस जीन एडिटिंग यानी जिस प्रजाति से हमने जीन एडिटिंग की मदद से ये एक तरीके से ये किस्म डेवलप की है, उसका नाम है, जनक किस्म जो है वो है सांबा मसूरी BPT 5204। तो इसमें क्या हुआ है कि एक जीन था, एक जीन का मतलब होता है कि हमारे किसी भी जीव जंतुओं के अंदर जो DNA एक तरीके से माना जाए तो जो हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है, उन केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं वो DNA से बने होते हैं, और DNA के छोटे छोटे भाग जो पूरे के पूरे हमारे एक कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं, उन्हें हम लोग जीन कहते हैं। और यही जीन जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब ये जो जीन, एक ऐसा जीन इसके अंदर यानी सांबा मसूरी के अंदर एक जीन पाया जाता था जिसका नाम था साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज CKX2 या GN1A। ये एक जीन था, उसी को लक्ष्य किया गया यानी उसी को टारगेट किया गया, और उसको टारगेट करके उस पर्टिकुलर जीन में एक बदलाव कर दिया गया। और बदलाव करके ये जो नई किस्म है जिसे DRR धान 100 कहते हैं, जिसका नाम हम लोग कॉमनली कामला के नाम से जान रहे हैं, उसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो जीन को हमने एडिट किया है, जीन में जो बदलाव किया है, उसका नाम साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है SDN1। SDN1 का फुल फॉर्म है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, यानी कि ये जो जीन में बदलाव किया गया है, इस जीन को बदलने के लिए, इसको एडिट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1। ठीक है, ये इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसकी मदद से हमने किया क्या, इसकी मदद से हमने ये जीन कट करके, ठीक है, जीन कट करके और इसमें जो है वो चेंजेस कर दिए, यानी जो DNA का ये छोटा सा फ्रेगमेंट था, जो ये जीन जिस DNA से बना हुआ था, उस DNA में बदलाव कर दिया गया। ठीक है, अब इसके सर फायदे क्या हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये पकने में यानी कि इस चावल की प्रजाति को तैयार होने में 130 दिन लगते हैं, तो ये कम से कम 20 दिन कम लगेंगे। यानी कि अगर हम सांबा मसूरी की बात करें, जिससे इस प्रजाति को उत्पन्न किया गया है जीन एडिटिंग की मदद से, उसको जितने दिन लगते थे उसको लगभग 150 दिन का वक्त लगता था पकने में। इस किस्म को सिर्फ 130 दिन लगेंगे पकने में। ठीक है, तो इसका मतलब 20 दिन पहले फसल पक जाएगी। दूसरा, सूखा सहन करने की क्षमता, यानी कि कम पानी में भी ये फसल यानी ये जो किस्म है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि धान के खेत में पानी बहुत जरूरी होता है, तो कम से कम पानी में ये उगाया जा सकेगा। इसके अलावा
अलावा नाइट्रोजन, जो मिट्टी में नाइट्रोजन मौजूद होती है, देखिए पौधों को में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ये तीन कह सकते हैं एलिमेंट या खनिज पदार्थ बहुत जरूरी होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। तो नाइट्रोजन को अच्छी तरीके से ये जमीन से सोख कर उसको एब्जॉर्ब करके अपने उसको यूटिलाइज कर पाएगी ये प्रजाति। तो इसका मतलब यह है उच्च नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, यानी अच्छी तरीके से जमीन से नाइट्रोजन ये ले पाएगी, उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, जिससे ये फसल बेहतर बन पाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा ये 5.37 टन पर हेक्टेयर, ठीक है, ये पैदावार देगी, जबकि नॉर्मल जो मूल किस्म है, जो सांबा मसूरी है, वो 4.5 टन हेक्टेयर की तुलना में मतलब 4.5 टन पर हेक्टेयर जो है पैदावार देता था। मतलब अपनी जो मूल प्रजाति है उससे 19% ज्यादा ये पैदावार दे सकेगी। ठीक है, और अनुकूल परिस्थितियां अगर हो जाएं, यानी कि सब कुछ मौसम वगैरह सब बढ़िया रहे, सारी चीजें बढ़िया रहे, तो ये 9 टन प्रति हेक्टेयर तक जो है पैदावार दे सकती है। तो ये भी इसकी बात है। ठीक है, इसके अलावा सांबा मसूरी जो प्रजाति थी जिससे हमने इसको डेवलप किया है, वो उसके दाने और उसके पकाने की जो गुणवत्ता रहेगा, यानी उसका टेस्ट और उसकी जो पकने का समय काल होगा, मतलब खाना पकाने के बाद उसकी जो टेस्ट होगा, जो उसकी क्वालिटी होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये जो है ये कहां कहां उगाया जाएगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में इसको उगाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। दूसरी जो प्रजाति हमने डेवलप की है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, उसका नाम है पूसा डीएसटी राइस 1। पूसा डीएसटी राइस 1, ठीक है। किसने इसको विकसित किया है, किस इंस्टीट्यूट ने? तो इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली ने डेवलप किया है। जनक किस्म, यानी कि जिस प्रजाति से इसको डेवलप किया गया है, यानी कि जिस किस्म से चावल की जिस किस्म से धान की जिस किस्म से इसको डेवलप किया गया है, उसका नाम है MTU 1010। ठीक है, इसकी एक खाद जो जीन है, जीन जो जिसको टारगेट किया है, जिस जीन में बदलाव किया गया है, इसको इस तरीके की किस्म को डेवलप करने के लिए सूखा और डीएसटी जीन नाम है। ठीक है, सूखा और लवणता सहिष्णुता डीएसटी जीन जो है उसको हमने इसमें चेंज किया है। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो इससे पहले वाली जो किस्म हमने डेवलप की है SDN1 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग इसके अंदर किया गया है। इस पूसा डीएसटी राइस 1 का जो ये प्रजाति हमने डेवलप की है या किस्म डेवलप की है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि ये सूखे में और लवणता, यानी कि जहां पे सैलिनिटी होती है, जहां पे लवणता ज्यादा होती है खेतों में, वहां पर भी सूखाग्रस्त इलाकों में भी इसको आसानी से उगाया जा सकेगा। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो ये किसी भी तरीके के जहां पर सॉल्ट ज्यादा होता है जमीनों के अंदर, जहां पे कह सकते हैं पूरी तरीके से जो है वो लवणता ज्यादा होती है, उस एरिया में चाहे इनलैंड लवणता हो, चाहे अल्कलाइन मिट्टी लवणता हो, चाहे तटीय लवणता हो, हर जगह पर ये पैदावार मतलब इस किस्म का पैदावार जो है वो की जा सकती है। ये इसका फायदा है। तो ऐसे अगर हम पुरानी इसकी जो जनक किस्म है अगर उससे तुलना करें तो आप इनलैंड लवणता में 9.66% अधिक यहां इससे पैदावार इस नई किस्म पूसा डीएसटी राइस 1 से कर सकते हैं। इसके अलावा अल्कलाइन मिट्टी में 14.66% अधिक ज्यादा पैदावार होगी और साथ ही साथ तटीय लवणता के लिए 30.4%, यानी तटीय जो समुद्र के किनारे जो लवणता जिन खेतों में पाई जाती है वहां पर पैदावार 30.4% अधिक होगी जनक किस्म से। ठीक है, होगी। इसके अलावा इन सारी तकनीकों में कोई बाहरी डीएनए, अक्सर होता क्या है कि हम लोग जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो उस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, एक जीन को लक्ष्य बनाते हैं, उस जीन को काटकर बाहर कर देते हैं और नए जीनों का प्रवेश करा देते हैं। लेकिन यहां पर हुआ क्या है, जीन एडिटिंग तो की गई है लेकिन जीन एडिटिंग में नए जीन को या बाहरी जीन को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, बल्कि उसी जीन में जो डीएनए के अंदर जो ATGC का जो सीक्वेंस होता है उसी में बदलाव किया गया है, यानी कि उसके जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, यानी कुल मिलाकर जो डीएनए है उसी डीएनए में जो है वो थोड़ी सी चेंजेस कर दिए गए हैं, ना कि नए जीन को प्रवेश कराया गया है या नए जीन को ऐड किया गया है। ये डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस है, यानी किसी बाहरी जीन को हमने ऐड नहीं किया बल्कि जो जीन मौजूद था उसी में हमने चेंजेस
कर दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए जीन एडिटिंग की ये खास बात है। पूरे भारत में इस तरीके की प्रजातियों को उगाया जा सकता है। अब आईसीआर की नई जीन संपादित चावल किस्मों के व्यवहारिक फायदे तो मैंने आपको पहले बता दिया, दोनों किस्म जो थी उनके फायदे मैंने बता दिया कि वो सूखाग्रस्त इलाकों में भी उग सकते हैं, कम पानी में उग सकते हैं, इसके अलावा लवणता वाले जगहों पर भी उगाए जा सकते हैं, ये सब फायदे बता दिए। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ज्यादा पैदावार और कम प्रदूषण होगा, ज्यादा पैदावार होगा और कम प्रदूषण होगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में 4.5 मिलियन टन अतिरिक्त धान का उत्पादन हो सकता है। सोचिए भारतीय किसानों के लिए और भारत में जो फूड सिक्योरिटी के लिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश में अगर इन दो किस्मों का यूज जो हमने अभी जीनोम एडिटिंग की मदद से किया है, उसकी वजह से हमारे देश में जो पैदावार होगी वो 4.5 मिलियन टन अतिरिक्त धान का उत्पादन अब हो सकता है। 32,000 टन लगभग 20% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में भी कमी लाई जा सकती है। तो मतलब यह है कि ज्यादा पैदावार होगी, कम प्रदूषण होगा, 32,000 टन यानी लगभग 20% ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कम अब निकलेंगी, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का, उसको कम किया जा सकता है, उसमें भी ये किस्म कंट्रीब्यूट करेगी। और साथ ही साथ जो उपज की मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पैदावार है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो पैदावार भी बढ़ेगी और पर्यावरणीय प्रदूषण भी कम होगा, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा पानी की बड़ी बचत होगी, क्योंकि जो आपको मैंने बताया था कि जो धान होता है उसकी खेती में पानी बहुत जरूरी होता है और बहुत ज्यादा पानी का यूज होता है। और इन किस्मों को, जो नई किस्मों को जीन एडिटिंग की मदद से हमने तैयार किया है, इसमें 3 बार कम सिंचाई करनी पड़ेगी। इससे 4500 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई का पानी बचेगा। सोचिए 7500 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई का पानी बचाया जा सकेगा, 3 बार कम सिंचाई करनी पड़ेगी। तो सोचिए कितना पानी बचेगा, यह एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने बताया SDN1, ठीक है, SDN1 और क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है और क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ये दोनों टेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग यानी जीनों में बदलाव करने या डीएनए में बदलाव करने के लिए यूज की जाती हैं। इसमें से जो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है, मेनली हम लोगों ने SDN1 का यूज किया है। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी जो है वो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर यूज की गई है, लेकिन मेनली SDN1 टेक्नोलॉजी यूज की गई है। क्रिस्पर Cas9 भी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, उसका भी इसमें थोड़ा रोल मतलब इस पूरे जीन एडिटिंग के अंदर। और ये जो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है, इसी के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था उन महिलाओं को जिन्होंने इस क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें डीएनए को कट करते हैं या डीएनए में बदलाव करते हैं या नए जीन को काटकर पुराने जीन को काटकर बाहर कर देते हैं, नए जीन को ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी जो है वो जीन एडिटिंग में यूज की जाती हैं। यहां पर SDN1 टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा किया गया है। ठीक है, अब क्या है कि इसको, क्योंकि इसमें नए जीन को, किसी प्लांट के अंदर नए जीन को नहीं ऐड किया है, तो जब ऐसे जो ऑलरेडी जीन मौजूद था उसी को टारगेट करके उसके जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, डीएनए में जो चेंजेस हैं, उसी डीएनए के चेंजेस को किया गया है। तो क्योंकि बाहर के जीन को हमने इसमें ऐड नहीं किया है, तो इसको पूरी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की कैटेगरी में हम नहीं रख रहे हैं। और जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की कैटेगरी में इसको पूरी तरह नहीं रख रहे हैं, तो इस पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यानी अनुवांशिक रूप से जो पूर्णता रूपांतरित फसलों की कैटेगरी में क्योंकि ये नहीं आ रही है, तो इस पर जो प्रतिबंध लगने चाहिए, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो नियम कानून है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बोने के लिए या उसको उपजाने के लिए जो एक कड़े नियम कानून है, वो नियम कानून इस पर लागू नहीं होते हैं। क्योंकि प्योरली अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होती, हमने क्या किया होता कि किसी बाहरी जीन को इसके अंदर ऐड किया होता, तो इसमें कड़े नियम कानून जो है, सख्त नियम कानून जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए जो हर देश या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए हैं, वो लग जाता। जिसके बाद इसको कम से कम 2-4-5 साल 6 साल 10 साल जो है इसका ट्रायल किया जाता, फिर उसके देखे जाते उसके एक तरीके से कैसे फायदे नुकसान देखे जाते, तब जाकर इसको अप्रूवल मिलता, तब जाकर ये बाजार मतलब इसको खेतों में मुक्त रूप से जो है इसको उपजाया जा सकता था। लेकिन क्योंकि
इसमें हमने नए जीन ऐड नहीं करे हैं, सिर्फ जो जीन थे उसी में बदलाव किया है, तो इसको पूर्णतः हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की कैटेगरी में नहीं ला रहे हैं, जिससे कि जो सख्त नियम कानून है इसको बोने के लिए वो इस पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सारे नियम कानूनों से इसको छूट दे दी गई है। इसका मतलब यह है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है वो हम खेतों में उपजा सकते हैं और अपने जो इसके फायदे हैं उस फायदों का उस फायदों को हम ले सकते हैं। हमारे देश को इससे फायदा होगा, हमारे किसानों को इससे फायदा होगा और हम सबको इससे फायदा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये जीएम फसलें नहीं, प्योरली जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें नहीं मानी गई हैं। इसलिए जो सरकारी मंजूरी इनको दे दी गई है, आईसीआर की इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी ने भी इन किस्मों को मंजूरी दे दी है। रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन आरसीजीएम ने भी मई 2023 में इन्हें स्वीकृति दे दी है और भारत के सरल और सुरक्षित नियमों के तहत इन्हें सुरक्षित घोषित किया गया है। तो इसका मतलब हम जल्द से जल्द इसको उपजा सकते हैं। अब थोड़ा सा धान की स्थिति हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देख लें तो माना यह जाता है साल 2020 का अगर बच्चों डेटा हम लोग लें तो यह देखा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा धान की खेती का जो क्षेत्र है, दुनिया में सबसे ज्यादा धान की खेती जो की जाती है क्षेत्र वाइज अगर हम देखें तो इसको देखें तो भारत में की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा उपज भारत नहीं देता है। तो सबसे ज्यादा धान क्षेत्र के हिसाब से देखें तो भारत उगाता है लगभग जो है 45 मिलियन हेक्टेयर में भारत जो है इस धान की खेती को उपजाता है। लेकिन जो पैदावार को देखा जाए तो भारत दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पर चीन है, लगभग 211 मिलियन टन उत्पादन देता है, पहले स्थान पर है, और भारत मात्र 186.5 मिलियन टन जो है वो पैदावार देता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि भारत क्षेत्र के हिसाब से तो ज्यादा पैदावार दे मतलब उगा तो ज्यादा रहा है लेकिन पैदावार कंपैरेटिवली कम हो रही है। यानी प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन भारत का प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन, चावल का उत्पादन कंपैरेटिवली काफी कम है। कितना कम है अगर हम इसको देखें तो भारत जो है वो प्रति हेक्टेयर जो पैदावार करता है धान का वो करता है 4138 किलो प्रति हेक्टेयर। ठीक है, जबकि विश्व औसत क्या है 4717 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी विश्व औसत से भी कम पैदावार करता है भारत। चीन की बात की जाए, जरा चीन को देखिए, 7043 किलो प्रति हेक्टेयर पैदावार करता है। इसी वजह से ये नंबर 1, कम एरिया में बोता है, कम क्षेत्र में बोता है, लेकिन इसके बाद भी इसकी पैदावार में ये ज्यादा है। ठीक है, इंडोनेशिया 5128 किलो प्रति हेक्टेयर और साथ ही साथ बांग्लादेश 4809 किलो प्रति हेक्टेयर की पैदावार करता है। तो अब क्या मामला है कि इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग अब ये जो नई किस्में लेकर आए हैं उन नई किस्मों में क्या करेंगे कि अगर इन नई किस्मों को हमने उगाया, नई किस्मों को हमने बोया, तो इससे फायदा यह होगा कि प्रति हेक्टेयर जो है पैदावार हमारी बढ़ेगी और साथ ही साथ पानी की जो कह सकते हैं जहां पे पानी कम होता है, जहां पे पानी की सिंचाई की सुविधाएं कम है, वहां पर भी इनको उगाया जा सकेगा चावल को। और चावल जो है सबसे ज्यादा जो खाद्य फसलें उपयोग में लाई जाती हैं दुनिया में उनमें से एक है। तो अगर इन किस्मों का हम यूज करेंगे तो प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ेगी। इसके अलावा जो है पानी का कम उपयोग होगा। इसके अलावा जो है किसी भी जो है वो परिस्थिति में, यानी लवणता वाली जो मिट्टियां वहां पर भी इनको उगाया जा सकेगा। तो इससे क्या होगा कि अब हो सकता है ऐसा वक्त आ जाए कि हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़े, और जब प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा तो हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए कि हम विश्व औसत से बेहतर हो जाए, और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हम चीन से भी बेहतर उत्पादन चावल का कर सकते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव नोट के साथ इस बात को हमें समझना होगा कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से या जीन मैनिपुलेशन की मदद से हमने जो ये चावल तैयार किया है, ये भारत के भविष्य के लिए, भारत के खाद्यान्न के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो काफी चर्चा में थी, काफी जो है वो डिस्कशन में थी। तो इस तरीके की और भी न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया से लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।